हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। अभी कल मुझे एक कॉल आया जिसमें उन्होंने मुझसे बोला, साहब अभी पुरुष आयोग बन रहा है और लगता है मुझे रिलीफ मिल जाएगा, तो मैं अभी क्वेश्चन में जाऊं या ना जाऊं। और इसी पुरुष आयोग को लेकर के जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, आपने बहुत सारे वीडियोज न्यूज देख भी लिए होंगे, जहां पे तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। इवन आपको यहां तक कहा जा रहा है कि अगर आपका वाइफ से कोई मामला चल रहा है तो उस मामले को अभी आप रोक लीजिए, आप कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि पुरुष आयोग बन रहा है और आपके लाखों करोड़ों रुपया बच सकता है। और कई सारे लोग इस वजह से अपनी क्वेश्चन फाइल नहीं कर रहे हैं, कई सारे लोग अपनी एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं कर रहे हैं। अब ये जो न्यूज निकल करके आ रही है, ये जो बिल एक पेश हुआ है पुरुष आयोग के लिए, एक्चुअल में ये क्या है और आपको किस हद तक इससे फायदा मिलने वाला है? क्या वास्तव में आपको अपनी एंटीसिपेटरी बेल, क्वैशिंग, अपने सेटलमेंट रोक लेने चाहिए क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है? कितनी सत्यता है इस बात के अंदर और वास्तव में ये बिल कहां पर स्टैंड करता है, इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, और भी ऐसी तमाम चीजें आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आखिरी तक आप लोग इस वीडियो को देखना, आपको सब कुछ बिल्कुल खुल के समझ में आ जाएगा और आप निर्णय ले पाओगे जो आप लोगों से पूछ रहे हो। और दूसरी बात, जब ऐसा कुछ भी ट्रेंडिंग होता है तो उस पर तमाम चीजें बनती हैं जिनमें से 90% फेक होती हैं। अब इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसके साथ एक्चुअल आपके फायदे क्या हैं, आपके नुकसान क्या हैं, सब बात मैं आपके साथ करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की चीजें आपके लिए टाइम टू टाइम मैं लेकर के आता रहता हूं। तो देखिए, ये मुद्दा क्या है, पहले ये बताता हूं। भारत में राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और हाल ही में दिसंबर 2025 में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक 2025 राज्यसभा में पेश किया है, जो कि पुरुषों के अधिकारों की रक्षा और जेंडर न्यूट्रल लॉज की वकालत करता है। इस विधेयक का लक्ष्य या उद्देश्य पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करना, झूठे मामलों जैसे कि दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के झूठे मामलों से उनकी रक्षा करना, उनको अपने बचाव के लिए एक मंच प्रदान करना और कानूनों की समीक्षा करना है, ताकि लैंगिक मुद्दों पर एक समानता आ सके। क्योंकि आपने पिछले बहुत समय से देखा है कि झूठे मामलों की वजह से कई सारे पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे तो न्यूज में भी नहीं आ पाते। कुछ चुनिंदा थे जिन्होंने वीडियो बनाकर ऐसा किया, लोगों को बताया कि समाज में क्या चल रहा है, तो वो आप लोगों की निगाह में आ गए, लेकिन पर्दे के पीछे भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट लगातार हो रहे हैं। तो इस विधेयक का उद्देश्य इसी वजह से पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करना है। अब दोस्तों, ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, यहां तक की बात सबको पता है, लेकिन इसके आगे की प्रोसीजर क्या है ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। और सिर्फ ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, इसी को हेडलाइन बना करके तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। अब दोस्तों, इसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन देता हूं। यह विधेयक 6 दिसंबर 2025 को पेश हुआ, जो कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी का डे है। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। इसके अतिरिक्त आपको यह जानना जरूरी है कि यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है और अभी इस पर कोई कानून नहीं बना है, इसे सिर्फ संसद में पेश किया गया है। अब ऐसे में लाजमी रूप से आपके मन में यह सवाल उठता है कि अभी इस पर कानून बनने में कितना टाइम लगेगा और आगे का प्रोसीजर क्या होगा, क्या हमें वेट करनी चाहिए क्वेश्चन के लिए या एमिकेबल सेटलमेंट के लिए और के लिए। तो मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताता हूं कि इसके आगे क्या होने वाला है। चूंकि ये एक प्राइवेट बिल है, कोई सरकारी बिल नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल है, इसलिए इसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा बहस के लिए। उसके बाद अगर राज्यसभा इसे पास करती है तो इसे आगे लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में भेजने के बाद आगे पूरा विधेयी प्रोसेस जो होता है वो चलेगा। लोकसभा में पहली प्रस्तुति होगी, यानी कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहां सिर्फ बिल पेश होगा, कोई किसी प्रकार की बहस नहीं होगी। लोकसभा चाहे तो इस बिल को संसदीय समिति के पास भी भेज सकती है। वह समिति इसकी जांच करेगी, समीक्षा करेगी, सुझाव देगी और अपनी रिपोर्ट वापस लोकसभा को भेज देगी। इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा डिटेल्ड डिस्कशन का। इसमें जो एमपीज होंगे वो बिल पर विस्तार से बहस करेंगे, अमेंडमेंट का सजेशंस दिया जाएगा और इस बहस के बाद बिल पर वोटिंग होगी। यह बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है और यदि पास नहीं हुआ तो समझो बिल खारिज। और अगर लोकसभा इसको पास कर देती है तो वो इसको वापस राज्यसभा को भेजेगी, क्योंकि यह बिल राज्यसभा में ही पेश हुआ था। उसके बाद दोनों सदनों को मिलकर संयुक्त रूप से इसे पारित करना होगा। दोनों सदन अगर इसे पास कर दें तो फिर इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा
और अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये बिल कानून बन जाएगा। अब दोस्तों यहां तक तो मैंने आपको बताई पूरी प्रोसेस कि इस बिल के कानून बनने तक के बीच में कितनी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में डेफिनेटली काफी टाइम लग जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल डेटा की, यानी कि इस बिल के कानून बनने के चांसेस कितने हैं। अब दोस्तों चूंकि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है, तो अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे पुराना, जहां पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुए, तो आपको पता चलेगा कि भारत में अब तक लगभग 30,000 से ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 14 पास हुए, 14 पास हुए, और वो भी केवल आजादी के बाद शुरू के सालों में। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना बहुत रेयर है, संभावना ना के बराबर है। 30,000 प्लस में से केवल 14 पास हुए। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये कहां पर स्टैंड करता है और आपको इससे कितनी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पर हमारे मीडिया का तो बुरा हाल है। एक छोटी सी न्यूज मिल जाए तो वो एक लाइन को पकड़ करके उसका ऐसा बना देते हैं, और थोड़ी गलती हमारी भी है कि हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, हम देखने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो दोस्तों रियलिटी की अगर बात किया जाए तो आप कहेंगे दिल्ली बहुत दूर है। तो इसलिए अगर आपके कोई एमिकेबल सेटलमेंट हो रहे हैं, या आप क्वैशिंग में जा रहे हैं, या आप एंटीसिपेटरी बिल में जा रहे हैं, तो केवल यह सोच के कि ऐसा कोई बिल पेश हो गया है, आपको अपनी प्रोसेस को रोकने की जरूरत नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।